हेलो, कैसे हो सभी लोग। चलो जी, चालू करते हैं हम अपने 1 सेकेंड देते हैं। चालू करते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। थोड़ा ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो हम नया टॉपिक ही चालू करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो तो चलता रहेगा भैया। उसमें तो ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम है। उसको हम धीरे 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 कंटिन्यू करते जाएंगे। एक एक टॉपिक करते जाएंगे, एक एक क्लॉज करते जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो आने वाले क्लॉजेज है ना वो बहुत बड़े होने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे और ऐसा अजीब भी लगेगा अगर मैं एक बारी में सारे क्लॉजेस करा दूंगा ना, तो बहुत ज्यादा अटपटा हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बाकी हम टॉपिक्स भी करते जाएं साथ ही साथ, ताकि उससे क्या है, एक इंटरेस्ट भी बने रहे इस हर चीजों का। ठीक है। तो आओ जी, आज हम पढ़ने वाला है चैप्टर 9। चैप्टर 9 किस बारे में बात करता है? चैप्टर 9 बात करता है रिलेटेड सर्विस के बारे में। ठीक है। रिलेटेड सर्विस तो ऑडिटर, मतलब ऑडिटर की बात नहीं है यहाँ पे, सीए की बात करें तो सीए ना या फिर अकाउंटेंट ना सिर्फ ऑडिटिंग की सर्विस नहीं देता। ठीक है। वो ऑडिटिंग के अलावा भी बहुत सारी सर्विस देता है। तो या तो वो अश्योरेंस इंगेजमेंट हो सकती है, और जहां पे भी अश्योरेंस इंगेजमेंट होगी ना तो वहां पे वो अपना ओपिनियन तो देगा। तो अगर अश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं तो हम एक पल के लिए उसको ऑडिटर बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम रिलेटेड सर्विस की बात कर रहे हैं या फिर रिव्यू करने की बात कर रहे हैं या बाकी चीजें भी होती हैं, अगर हम वो सब चीजें करने की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑडिटर नहीं होता वैसे तो, काइंडली। ठीक है। ऑडिटर का मतलब होता है कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ और एक अश्योरेंस दूंगा, लेकिन इसके अंदर बोला गया भैया अश्योरेंस नहीं देनी आपको। आपको सिर्फ रिलेटेड सर्विस देनी है, मतलब अश्योरेंस से हट के जो चीजें हैं वो करनी है। करेक्ट। तो आओ जी पढ़े। अब चैप्टर 9 ना दो चीजों के बारे में बात करता है। नॉट अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब रिलेटेड सर्विस क्या होती है? सबसे पहली चीज, रिलेटेड सर्विस होती है नॉट अश्योरेंस एंगेजमेंट, और अश्योरेंस का मतलब होता है ओपिनियन। मतलब ऐसी सर्विसेज या ऐसी एंगेजमेंट्स जिसके अंदर हमें अपना ओपिनियन कहीं पे भी नहीं देना। हमें ये बताना है या हेल्प करनी है उनकी किसी चीज में। हमें कहीं पे भी ये ओपिनियन नहीं देना कि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, मेरे हिसाब से ये लगता है ना, कहीं पे भी ओपिनियन नहीं है। ठीक है। और ऐसी रिलेटेड सर्विस कौन सी है? पहला है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, मतलब ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें हमने बात कर रखी है कि भाई ये प्रोसीजर्स करेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस वगैरह पता नहीं है। तो हम उसकी प्रिपरेशन और उसके कंपाइलेशन में हेल्प करेंगे। प्रिपरेशन में बहुत कम हेल्प करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ही प्रिपरेशन देखता है। ठीक है। चलो जी, what are agreed upon procedures? Client engages the auditor to perform specific procedures and report factual findings. ये कह रहा है जो क्लाइंट है वो ऑडिटर को ही बोलेगा कि भैया कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कर दो, क्योंकि अग्री अपॉन कर रहे हैं हम कोई प्रोसीजर्स के बारे में, और उस प्रोसीजर्स के बेसिस पे ना फैक्चुअल फाइंडिंग्स के बारे में लिख दो। मतलब जो तुम्हें मिला वो लिखो, तुम अपना ओपिनियन बनाने मत बैठो। अगर तुम्हें गड़बड़ दिखी तो बस बता दो कि भैया ये गड़बड़ दिखी। अब वो चीज ट्रू है, फेयर है, कितनी गड़बड़ है, 80% है, क्या है क्या नहीं, वो तुम्हें कहीं पे भी नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है। तो सब्जेक्ट में इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? स्पेसिफिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स, पहली चीज स्पेसिफिक फाइनेंशियल एलिमेंट, मतलब या तो हम पेबल्स के बारे में कर लेंगे, रिसीवेबल्स, या रिलेटेड पार्टी परचेज, मतलब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में हम ये रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं। या तो हम सेगमेंट के बारे में देंगे, सेल्स की, रेवेन्यू हो गई, या कोई यूनिट के बारे में पूरा हम काम कर रहे हैं यूनिट से रिलेटेड। या तो हम पार्ट या होल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं, या तो पूरा ही कर देंगे हम कि भैया सब कुछ देख लो, या पार्टली कुछ देख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। द रेफरेंस टू द ऑडिटर इन SRS 4400 डज नॉट इम्प्लाई दैट द पर्सन परफॉर्मिंग रिलेटेड सर्विस नीड नेसेसरीली टू बी द ऑडिटर ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि अगर ये मेरी कंपनी है, समझ लो ये मेरी कंपनी है, तो इस कंपनी का जो ऑडिटर है उसी को ये रिलेटेड सर्विस देनी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अगर मेरा ऑडिटर ऑडिट करने में बिजी है तो मैं दूसरी फर्म को अपॉइंट कर सकता हूं ताकि वो रिलेटेड सर्विस में मेरी हेल्प कर दे, या रिलेटेड सर्विस करवा लूंगा उससे। ठीक है। तो वहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि जो ऑडिटर है वो ये सब चीजें करेगा। नो नीड फॉर एन ऑडिटर टू बी एन ऑडिटर ऑफ द स्टैट्यूटरी एफएस। अब यहाँ पे जहां ऑडिटर लिखा हुआ है ना, ये कह सकते हैं हम गलत है, पर ठीक है, हम उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंटिंग वैसे करेक्ट वर्ड है इसके लिए। अब हम पहला पढ़ते हैं SRS 4400। ठीक है, 4400 या 4400 बोलो तो आराम से याद होएगा। एंगेजमेंट्स टू बी परफॉर्म्ड
upon the agreed engagements to perform agreed upon procedures regarding the financial statement। ठीक है, ऐसे एंगेजमेंट्स जो हमें किसके लिए करने हैं, अग्रीड अपन प्रोसीजर्स के लिए करने हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले भाई ये एसआरएस करता क्या है, ये ऐसे नहीं है, एसआरएस है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। ये एसआरएस क्या करता है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है क्या, पहले तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा कि भैया तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के लिए ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड फॉर्म कंटेंट एंड रिपोर्ट का जो कंटेंट है ऑडिटर को कैसे इश्यू करनी है इन रिगार्डिंग दिस सच एंगेजमेंट, वो सब बताएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया रिपोर्ट, क्योंकि ये तो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ये तो अलग सी रिपोर्ट है, तो इसमें हम रिपोर्ट के कंटेंट भी पढ़ेंगे अच्छे से। जैसे याद करो हमने ऐसे 800 के अंदर पढ़े थे। ठीक है, ऐसे 800 के अंदर भी वो अलग ही चीज थी, क्योंकि वो ऐसे 800 एक स्पेशलाइज तरीके के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग कंटेंट था, नई नई चीजें थी, तो उसमें भी हमने एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट पढ़ा था, या टाइटल, एड्रेसी, फिर हम अंदर बता रहे थे कि इंटेंडेड पर्पस बताओ, यूजर्स बताओ, ये सब चीज। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स इन अकॉर्डिंग विद द एसआरएस 4400। ठीक है, कैरी आउट करना है ऑडिट लाइक प्रोसीजर, लेकिन ऑडिट लाइक प्रोसीजर है, ऑडिट नहीं है, अग्रीड विद द एंटिटी एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड इन सच रिपोर्ट। हमने ऊपर पढ़ा कि भैया ये नॉट एन अश्योरेंस एग्रीमेंट है, कोई अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, ऐसा एंगेजमेंट है जहाँ पे अश्योरेंस नहीं होगी। यूजर्स assess procedures and findings and draw their own conclusion। जैसे यूजर ना प्रोसीजर्स को समझेंगे और फाइंडिंग्स को देखेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे खुद अपना ओपिनियन बनाएंगे। हम अपना कोई कंक्लूजन या अपना ओपिनियन नहीं देने वाले यहाँ पे। यूजर्स assess procedures and findings and draw their own conclusions या opinion। करेक्ट, रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अग्रीड पार्टीज टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि समझ लो अगर मैं पेबल्स का कर रहा हूँ, ठीक है, पेबल्स का अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी पेबल्स में मेरी सारी पेबल्स वाली पार्टी से एक तो अग्रीमेंट हो जाएगी, भैया हम पेबल्स करने वाले, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना है या हमारे साथ कोऑपरेटिव रहना है। ठीक है, कोई काम करते हैं तो ये रिपोर्ट ना सिर्फ पेबल्स वालों के लिए और क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये बाकी किसी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड होती है काफी हद तक रिपोर्टें। तो हमने क्या सुना कि पहला ऑडिट लाइक प्रोसीजर्स कर लो जी, फिर नो अश्योरेंस, कोई अश्योरेंस नहीं होता इसके अंदर बल्कि यूजर्स वो हैं वो असेस करेंगे क्या चीज, फाइंडिंग्स और इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, जो हमने प्रोसीजर्स लगाए हैं फाइंडिंग और इन्फॉर्मेशन को असेस करेंगे और खुद के कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम खुद ओपिनियन तो दे नहीं रहे, और रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी किस पे, जिससे हमने अग्रीमेंट कर रखी है अग्रीड पार्टीज के साथ, टू अवॉइड द मिस इंटरप्रिटेशन या कोई कंफ्यूजन। अब जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जांपल, कंपनी एंड लेंडर आस्क्ड सीए टू वेरीफाई द वेंडर बैलेंसेस ओवर 10 लाख यूजिंग कंफर्मेशन। सीए स्टेट्स 5 आउट ऑफ 20 कंफर्मेशन डिड नॉट मैच विद द कंपनी रिकॉर्ड। ठीक है, उसने बताया कि भैया 20 के अंदर से ना 5 मैच नहीं कर रहे, 5 में गड़बड़ है। नो कंक्लूजन गिवन, बस बता दिया कि भैया फैक्चुअल फाइंडिंग्स दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सीए डजंट से दैट रिकॉर्ड्स आर नॉट ट्रू या रिकॉर्ड्स आर ट्रू या जस्ट रिपोर्ट वाज फाउंड, बस ये लिख दिया उसने कि भैया ऐसा ऐसा है। लेंडर डिसाइड करेगा कि वेदर द डिफरेंसेस आर मटेरियल बेस्ड अपॉन द सीए फाइंडिंग। रिपोर्ट इज ओनली फॉर द कंपनी एंड लेंडर, नॉट फॉर पब्लिक सर्कुलेशन। दिस इज नॉट लाइक अ पब्लिक सर्कुलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ऑडिट और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है और कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं, ये कह सकते हो। ऑडिट प्रोवाइडेड अश्योरेंस एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन टू द यूजर्स। ऑब्वियसली ऑडिट के अंदर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड या जो भी है। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर वी रिपोर्ट ओनली द फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ठीक है, नो अश्योरेंस इज गिवन। ओके, 1 सेकंड, वीडियो ब्लर हो रही है, 1 सेकंड। आ जाओ जी, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि एग्जाम्पल के अंदर अकाउंट्स पेबल के बारे में हमने ये तो समझ लिया था कि भाई खुद यूजर ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन वगैरह। ठीक है, ये चीज तीनों पढ़ ली थी कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला क्या कि एक्सप्रेस करता है ओपिनियन, उसके अंदर रिपोर्ट, एक्चुअल फाइंडिंग, नो अश्योरेंस इज गिवन। और अश्योरेंस के एंगेजमेंट के अंदर हमें ओपिनियन देना होता है, तो फिर तो यूजर कुछ ना कुछ ड्रॉ नहीं कर पाते खुद से। लेकिन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर यूजर्स ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन फ्रॉम द फाइंडिंग्स इन द रिपोर्ट, बट इन द ऑडिट वी ड्रॉ कंक्लूजन्स, ऑडिटर ड्रॉ कंक्लूजन्स। ओके, एग्जाम्पल अकाउंट पेबल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जाम्पल हम अच्छे से समझते हैं।
कंपेयर नेम्स एंड अमाउंट्स ऑफ द मेजर सप्लाईज विद द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस में और जो पार्टीज के अंदर जो नाम आ रहे हैं एक्चुअली में सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है, ऑब्टेन सप्लायर स्टेटमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस, कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस ले लेंगे। कंपेयर कंफर्मेशन विद द ट्रायल बैलेंस अमाउंट, जो कंफर्मेशन आई है वो अमाउंट मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर वेरिएशन आएगी तो हम बता देंगे भाई ये वेरिएशन है। हम कहीं पे भी ये नहीं लिखेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू या रिकॉर्ड्स आर ट्रू या फाउंड ऑल फेयर एंड दिस एंड दैट, कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, अश्योरेंस नहीं देंगे कहीं पे। ओके जी, काफी हद तक समझ आ रही है। अब आ रहे हैं जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट। कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, तो हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। The auditor should comply with the code of ethics issued by the ICI. Obviously सबसे पहले तो कोड ऑफ एथिक्स के साथ तो हमें फॉलो करना ही है, और इसी के साथ हम रेफरेंस लगाएंगे प्रोफेशनल एथिक्स की जो हम पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी अगर लगा सकते हैं। है नीचे लिखा हुआ है एथिकल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस टाइप ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूड इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वही मैंने जो बोला कि 111 से लेके 115 तक सब लिख डालेंगे इसके अंदर जितना भी है। ठीक है, तो वो बोल रहा है एथिकल प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं ऑडिटर की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट्स के लिए। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटीग्रिटी होता है, IOPCP याद है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। इसमें प्रोफेशनल कंडक्ट लिखा हुआ है, उस चीज को एक ही बात है, लैंग्वेज में मतलब है। ठीक है, तो पहली चीज एक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि भैया उसे कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लाई करना चाहिए। फिर ये बोल रही है कि इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। बोला इंडिपेंडेंस कहीं पे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ओपिनियन तो दे नहीं है, तो अगर हम बायस भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा तो देख ओपिनियन है ही नहीं कुछ भी, तो हम तो क्या फैक्चुअल फाइंडिंग्स ढूंढेंगे और उसको बोलेंगे कि भैया ये चीजें हैं। उसके बाद यूजर्स समझेंगे। अब यूजर्स अगर बायस होते तो समझ आता, क्योंकि जो कंक्लूजन बना रहा है उसे बायस नहीं होना है। और इन दैट केस, या फिर इस केस के बारे में बात करें, इसके अंदर हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे, इसके अंदर वी आर जस्ट रिपोर्टिंग द फैक्चुअल फाइंडिंग। तो इंडिपेंडेंस का इसके अंदर कोई बड़ा रिलेशन नहीं आता। लेकिन हाउएवर द टर्म्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट मे रिक्वायर द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द इंडिपेंडेंस। लेकिन जो टर्म्स होंगे ना, हमेशा वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भैया इंडिपेंडेंस रखो, अच्छे से काम करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंडिपेंडेंस के चक्कर में, इंडिपेंडेंस नहीं है इस चक्कर में आप उनकी रिकॉर्ड या एक तरह के रिलेटेड सर्विस में इतनी हेल्प ही नहीं कर पा रहे। आप ये सोच रहे हो कि ठीक है खुद ही कर लेंगे, इतनी मेरी इंडिपेंडेंस भी नहीं है, प्लस तो मेरे को इतनी करने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने बोला मैं वैसे कर दूंगा और ओके जाएगा। तो कहीं ना कहीं टर्म्स बोलते हैं कि हाँ आपको थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस तो रखनी चाहिए और रखनी है, और उस चीज को कंप्लाई भी करना है, अगर टर्म्स में लिखा हुआ है। बाकी मैंडेटरी कहीं नहीं है। और लिखा हुआ है कि वेयर द ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शुड बी मेड इन द रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग। अच्छा, हर रिपोर्ट के अंदर ना अगर इंडिपेंडेंस फॉलो नहीं करी जा रही है बिल्कुल भी, या कहीं पे भी लग रहा है कि यार थोड़ी सी इस चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज चला है, ठीक है, तो आपको रिपोर्ट में लिख देना कि भैया मैं ऑडिटर, एज अ ऑडिटर मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है, और मैंने ये जो भी चीज निकाली है वो फैक्चुअल फाइंडिंग है, बट मेरी इंडिपेंडेंस मैंने कंप्लाई नहीं करी है। तो इसको मैंने छोटा सा लिखा हुआ है ये कि भैया इंडिपेंडेंस नॉट रिक्वायरमेंट। पहली चीज तो क्या थी? कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करो और उससे कंप्लाई करो, और उसके अंदर सारे अपने वो 115 से 115 तक जो भी है वो लिख दो। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात कर ली। फिर इसने बोला कि इंडिपेंडेंस नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मे रिक्वायर द ऑडिटर टू कंप्लाई विद सच रिक्वायरमेंट्स। अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो रिक्वायर करते हैं टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, देन तो हमें तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर इफ नॉट इंडिपेंडेंट अ स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट इन द रिपोर्ट शुड बी मेंशन्ड। एक स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट की उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? व्हेन द ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शुड बी मेड अवेलेबल इन द रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ठीक है, समझ आया? वाटर ब्रेक ले लें थोड़ा एक। चलो जी, ये भी हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा। जनरल प्रिंसिपल्स क्या कहता है? कोड ऑफ एथिक्स के साथ फॉलो करो, और इंडिपेंडेंस के बारे में बताया। इंडिपेंडेंस अगर एक तो रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, अग्रीड अपॉन एंगेजमेंट के अंदर। हाउएवर द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट मे रिक्वायर द ऑडिटर टू कंप्लाई विद सच रिक्वायरमेंट। अगर टर्म्स बोलते हैं तो आपको करना है, लेकिन अगर समझ लो आप ऑब्जेक्ट एक तरह से इंडिपेंडेंस नहीं फॉलो कर रहे हो, तो एक स्टेटमेंट दे दो इफेक्ट की, स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट इन द रिपोर्ट कि भैया हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं था, बस।
फिर है डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और द ऑडिटर शुड इंश्योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी विद इन। अब ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग किससे लेनी है, इन चीजों के बारे में इनसे लेनी है, एंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स या अदर स्पेसिफाइड पार्टीज ऑफ द रिपोर्ट। वो कह रहा है कि ऑडिटर को ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले रही है किन चीजों की, दो चीजों की। पहले तो जो हम प्रोसीजर्स करने वाले हैं अग्रीड प्रोसीजर्स, दूसरी कंडीशन क्या है एंगेजमेंट की, मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस। तो वो इन चीजों के बारे में पूछेगा किनसे, वो इन चीजों के बारे में इनसे पूछेगा। या तो एंटिटी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लेगा, या तो अदर स्पेसिफाइड पार्टीज रिसीविंग द रिपोर्ट, जिनके पास रिपोर्ट जानी है तो वो भी उनके साथ भी वो पूछेगा। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। मैटर्स टू बी अग्रीड इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कुछ मैटर्स में ना एक बेसिक अग्रीमेंट लिया जाता है कि भैया हम जैसे प्रोसीजर्स फॉलो करने वाले हैं तो आप कुछ कुछ चीजों पे ना अग्रीमेंट दे दो ताकि वी आर ऑन द सेम पेज। करेक्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर सच मैटर्स दैट नीड्स टू बी अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। ओके, so nature of the engagement including the fact that the procedures performed will not constitute an audit या review and that accordingly no assurance will be expressed। तो ये बोल रहा है पहली बात तो नेचर ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर एक अग्रीमेंट, नेचर ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर एक अग्रीमेंट ले लो कि भैया हमारा नेचर ऑफ एंगेजमेंट कैसा है। इसके अंदर हम कहीं पे भी ऑडिट या रिव्यू नहीं कर रहे, क्योंकि ऑडिट और रिव्यू में ना अश्योरेंस होती है हमेशा, रिव्यू के अंदर लो अश्योरेंस होती है और ऑडिट मॉडरेट बोलो या लो बोलो, और ऑडिट के अंदर रीजनेबल होती है कि इतना कि तुम मानने के लिए उस बेस पे तुम कह सकते हो कि हाँ इन्होंने सही काम किया होगा। तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, एक बार खुद पढ़ो। इसके अंदर ये बोल रहा है कि भैया नेचर ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग, साथ ही साथ ये फैक्ट भी बताओ कि जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ना विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट या रिव्यू एंड देयरफॉर नो अश्योरेंस विल बी गिवन या एक्सप्रेस्ड। ठीक है यार, पहला वाला तो हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, स्टेटेड पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। हमने पहले नेचर ऑफ द एंगेजमेंट पढ़ा, अब नेचर ऑफ द एंगेजमेंट के साथ साथ हमें पर्पस भी तो जानना है कि भैया ये एंगेजमेंट हो क्यों रहा है। तो दूसरा आ गया कि पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। ऑब्वियसली यार पहली चीज हमने क्या समझी कि भैया नेचर ऑफ द एंगेजमेंट क्या है, रिव्यू है, ऑडिट है, क्या नहीं है, ये समझ लिया। दूसरा हमने बोला कि ये कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है इस चीज का, हमने पर्पस समझा। तीसरी चीज, हम जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें काम करना है हमें वो भी तो आइडेंटिफाई करना है, भैया हमें किसके ऊपर काम करना है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू विच द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर विल बी अप्लाइड। थर्ड, एनईटी मतलब नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग्स ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड। ये तो हमेशा होता ही होता है, अगर कोई प्रोसीजर लगा रहे हो तो वो किस हद तक लगेंगे, कब लगेंगे, टाइम, और एक्सटेंड मतलब कितना रिसोर्सेज लगेगा हमारा और कितने एक्सटेंड तक लग सकते हैं, हमारे पे कितनी पावर है, वो हमेशा डिसाइड करेंगे हम प्रोसीजर्स के। लास्ट है लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि क्या, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अग्रीड पार्टीज टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कुछ पार्टीज तक ना रिस्ट्रिक्टेड है रिपोर्ट। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि लिमिटेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग, कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगेगी रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की, ऐसे नहीं कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। व्हेन सच लिमिटेशन वुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफ एनी द ऑडिटर वुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। अगर लीगल रिक्वायरमेंट बोलती है कि भैया आपको सबको बांटनी है, एक पब्लिक डिस्क्लोजर बनाना है, तो ये तो कुछ बात मैच ही नहीं हुई ना, तो ऑडिटर बोलेगा कि ना ये ना चोल में हमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये मैं नहीं करूंगा, ये किसी और से करवा लेना आप। तो उसमें हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है एंगेजमेंट। तो हमने क्या समझा, कुछ ऐसे मैटर्स which needed to be agreed between the parties and the auditor या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। क्या क्या मैटर्स, पहला चीज नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, पहला चीज हम समझेंगे नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, साथ ही साथ इंक्लूडिंग द फैक्ट क्या कि भैया जो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड होंगे ना वो ना तो ऑडिट की तरह होंगे ना तो रिव्यू की तरह होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी अश्योरेंस या ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने वाले यहाँ पे भी। ठीक है, फिर पर्पस समझ लो कि ये पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट क्या है, फिर आइडेंटिफाई कर लो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या समझा कि भैया अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का जो एनईटी है ना, नेचर, टाइमिंग और इम्पैक्ट, सॉरी एक्सटेंट, वो भी डिसाइड कर लो, वो भी क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट में जो लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो देख लो कि भैया लिमिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे किस बेसिस पे और क्या है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लॉ बोलता है
और इस चीज के साथ लॉ कॉन्फ्लिक्ट करता है कि लिमिटेशन नहीं लगाने दे रहा, तो आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है। Limitation on the distribution of the report of factual findings, when such limitation would be in conflict, तो we should not accept the engagement। ठीक है, तो आओ फटाफट एक बारी खुद से, ठीक है, जो हमने अभी 5 पॉइंट पढ़े वो खुद से एक बारी मन में बोलने की कोशिश करो। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, ऊपर ऊपर से रिवाइज करने हैं, ठीक है, 10 सेकेंड में फटाफट। ठीक है, चलो, ओके जी। अब हम पढ़ने वाले हैं मैटर्स दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, मैटर्स दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर जब हम देखते हैं, अब ये तो पता होगा आपको कि क्या होता है। जैसे समझ लो अगर ये क्लाइंट है, ठीक है, ये क्लाइंट है और ये ऑडिटर है, तो क्लाइंट सबसे पहले ना एंगेजमेंट लेटर भेजता है, उसके बाद मैं एक्सेप्टेंस भेज रहा हूँ कि भैया जो आपने एंगेजमेंट के लिए मेरे को बोला है ना, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। एक बार माइक ऊपर लगा लूं क्योंकि गिरने की हालत में हो रखा है ये। ओ माय गॉड। चलो जी, हमने क्या बोला कि भैया जो एंगेजमेंट लेटर है, पहले बात तो आपको एंगेजमेंट लेटर पता होना चाहिए कि क्या होता है। जी हमें बिल्कुल पता है एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, कि जो कंपनी, क्या चीज, जो कंपनी भेजती है किसको, अकाउंटेंट को, और उसके बाद हम भेजते हैं एक्सेप्टेंस लेटर। तो एंगेजमेंट लेटर में ना बेसिकली टर्म्स लिखे होते हैं कि भैया हम एक दूसरे के साथ एंगेज होने वाले हैं, ऐसा। तो लिस्टिंग ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स बिटवीन दी पार्टीज। तो कंपनी बताएगी कि यार जो हम रिलेटेड सर्विस ले रहे हैं ना आपसे, ये क्यों ले रहे हैं, पहले तो वो बता देगी, फिर बोलेगी इसके लिए आपको ये प्रोसीजर्स लगाने हैं, तो वो ऑडिटर को बताएगी पहले से कि आपको क्या क्या काम करना है। फिर a statement that the distribution of the report of the factual finding would be restricted to the specified parties who have agreed to the procedures that needed to be performed। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बता दी जो हमने ऊपर पढ़ा, तो इसके अंदर कहीं यही होता रहेगा कि ये रिपोर्ट किस किस को जाएगी और कौन कौन सी ऐसी पार्टीज है जिसके साथ हमने बता दिया है कि भैया हम ये रिलेटेड सर्विस लेने वाले हैं, और इस वजह से उनके साथ प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट लेटर, ओहो ये तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर में सारी चीजें लिखी हुई है यार। एंगेजमेंट लेटर में ही लिखा हुआ है कि आपको क्या परफॉर्म करना है क्या नहीं करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट लेटर, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द क्लाइंट एंड द ऑडिटर। वो क्लाइंट और ऑडिटर दोनों के इंटरेस्ट में है कि दैट द ऑडिटर सेंड्स एन एंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंटिंग द की टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगेजमेंट लेटर में ना टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो मेन चीज है ना वो लिखी हो। क्यों? क्योंकि आगे जाके ना कंफ्यूजन आएगी किसको, ना तो क्लाइंट को कहीं पे भी कंफ्यूजन पैदा होगी, ना तो ऑडिटर को कहीं पे भी कंफ्यूजन पैदा होगी। इसलिए इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ क्लाइंट एंड द ऑडिटर। ठीक है, इट कंफर्म्स दैट द ऑडिटर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड अवॉइड misunderstanding upon objective scope, responsibilities and the form of report to be issued। ठीक है, ये इसमें लिखा नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा है और ये काम की चीज है। ये ऊपर वाली बात को ही कंटिन्यू करते बोल रहा है कि अब जो इसमें लिखा हुआ ना की टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, की टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, वो की टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है क्या, उसको मैंने बताया। इट कंफर्म्स, आई होप समझ पढ़ने में आ रहा है, शायद अब आ रहा होगा। ठीक है, इट कंफर्म्स दैट द ऑडिटर्स एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट। पहली बात तो ये कंफर्म करता है कि ऑडिटर ने एक्सेप्टेंस करी है, क्योंकि यार इट इज अ टू वे कॉन्ट्रैक्ट ना, मतलब समझ लो तुमने मेरे को बोला ये काम करना है तो मेरी हाँ भी तो होनी चाहिए, मेरी मंजूरी भी तो होनी चाहिए इसमें। तो एंगेजमेंट लेटर के अंदर ना हमेशा ये होता है कि एंगेजमेंट लेटर के बाद एक्सेप्टेंस आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रूफ होता है कि भैया हमने एंगेजमेंट लेटर भेजा है, इसका मतलब ये चीज ऑन पेपर है। ठीक है, तो पहला तो एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट का एक प्रूफ होता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग किन चीजों के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, स्कोप के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर और फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट इशूड, इन चीजों के ऊपर वो होने से बचाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस एंगेजमेंट लेटर में मेंशन होगी। ठीक है, अब एंगेजमेंट लेटर है समझ लो, उसके अंदर हम ये चीज मेंशन करेंगे कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट कैसी देनी है। ओके जी, फिर हम पढ़ेंगे द प्लानिंग। द ऑडिटर शुड प्लान द वर्क सो दैट द एफिशिएंट या फिर इफेक्टिव एंगेजमेंट परफॉर्म हो। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है।
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद ना मतलब मेजर पार्ट, अब इसमें ना टाइटल ऑफ द रिपोर्ट आएगा, मतलब रिपोर्ट के बारे में हम समझेंगे कि रिपोर्ट दी कैसे जाती है। अब उसके बाद मेजर पार्ट यही आएगा बस, ठीक है। प्रोसीजर्स एंड एविडेंस, द ऑडिटर शुड कैरी आउट द प्रोसीजर्स अग्रीड अपॉन, ओके। ऑडिटर को ऐसे प्रोसीजर निकालने हैं जो उसके ऊपर डिस्कशन हुई कि हाँ भाई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स निकालने हैं, एंड यूज द एविडेंस ऑब्टेन एज द बेसिस फॉर द रिपोर्ट। अच्छा, ये एविडेंस कहीं पे भी कंक्लूजन के बारे में बात नहीं कर रहा, ये फाइंडिंग्स है बेसिकली, ठीक है। हमने प्रोसीजर्स लगाए, प्रोसीजर लगाने के बाद हमें फाइंडिंग्स मिली कुछ, तो ये फाइंडिंग्स है। ये कहीं पे भी ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई बहुत बड़ा हमें एविडेंस मिल गया, या सपोर्टिंग एविडेंस कह लो एक तरह से, ये वो चीज है, ठीक है। ऑब्टेन्ड एज द बेसिस फॉर द रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग, क्योंकि हम जो फाइंडिंग्स लिखेंगे वो उसके पीछे कहीं ना कहीं सपोर्टिंग एविडेंस तो होना चाहिए, तो वही है। तो क्या बात कर रहा है कि भैया प्रोसीजर्स लगाएगा, एविडेंस लाएगा और उसी के बेस पे रिपोर्ट बनाएगा। बेसिक सी बात, क्या बोला, प्रोसीजर्स लगाएगा, एविडेंस लाएगा और उसी के बेस पे रिपोर्ट बनाएगा। क्या, किस चीज के ऊपर, फैक्चुअल फाइंडिंग्स के ऊपर, ठीक है जी। द प्रोसीजर्स अप्लाइड इन द एंगेजमेंट टू परफॉर्म द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, इंक्वायरी एंड एनालिसिस, रिकम्प्यूटेशन, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और कंफर्मेशन लेना। ये तो बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं ये वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग, द रिपोर्ट ऑफ एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट नीड्स टू बी डिस्क्राइब द पर्पस एंड द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जो रिपोर्ट है ना, सबसे पहले तो उसको ये बताना चाहिए कि भैया इस चीज का पर्पस क्या था और हमने कौन से प्रोसीजर्स लगाए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ऑफ द एंगेजमेंट इन सफिशिएंट डिटेल, ठीक है, सफिशिएंट डिटेल में बताएगा। टू एनेबल द रीडर या फिर यूजर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द वर्क परफॉर्म, द रिपोर्ट शुड ऑल्सो क्लियरली मेंशन दैट द नो ऑडिट या रिव्यू करा गया है यहाँ पे। तो रिपोर्टिंग के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट हम कैसे करेंगे। तो रिपोर्ट के अंदर पहली बात तो हमें डिस्क्राइब करना है पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट, कि भैया ये एंगेजमेंट क्या था, फिर हमने क्या क्या अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स लगाए, क्या इन सफिशिएंट डिटेल, मतलब प्रॉपरली से हम प्रॉपरली बताएंगे कि हमने क्या क्या प्रोसीजर्स लगाए और कैसे लगाए, ठीक है। टू एनेबल, ये हम क्यों बता रहे हैं, ताकि ताकि उससे क्या हो, जो रीडर है या जो यूजर है उसको ये समझ आए कि भैया किस नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग के साथ काम परफॉर्म किया गया, और उससे वो खुद के कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। और हमें रिपोर्ट में ये भी मेंशन करना है कि हमने कहीं पे भी रिव्यू या ऑडिट नहीं किया है, वी हैव नॉट परफॉर्म्ड, या वी शुड क्लियरली मेंशन दैट द एंगेजमेंट वाज नीदर द ऑडिट नॉट द रिव्यू, ठीक है। अब आती है मेन चीज, वो है एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। अगर आप देखोगे तो एलिमेंट ऑफ द रिपोर्ट ही बाकी है पूरे टॉपिक में, तो अब खत्म हो गया है ये पूरा टॉपिक। तो वी विल ट्राई कि हम 35 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी जो A to Z हमने जो पढ़ी, क्या पढ़ी, SRS 4400 जो हमने पूरा पढ़ा अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, वो खत्म हो जाए 35 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले ऊपर की फटाफट 1 मिनट में रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होता है, ठीक है। फिर हमने SRS 4400 की बात करी, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि भैया क्या है क्या नहीं। तो उसमें हमने पढ़ा कि ऑडिट लाइक प्रोसीजर्स करने हैं, लेकिन ये ऑडिट नहीं होगा, कहीं पे भी अश्योरेंस नहीं दी जाएगी, और उसमें जो यूजर हैं वो प्रोसेस और फाइंडिंग्स को असेस करेंगे और खुद अपने ओपिनियंस ड्रॉ करेंगे या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और रिपोर्ट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रहेगी ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। फिर हमने ये पढ़ा कि क्या बोलते हैं, जर्नल प्रिंसिपल्स कौन से, इंडिपेंडेंस वाला याद है, इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा हमने कि पहली चीज तो कंप्लाई करो कोड ऑफ एथिक्स के साथ। देन उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंडिपेंडेंस इज नॉट एन रिक्वायरमेंट। फिर हाउएवर अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बोलते हैं कि अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं हो इंडिपेंडेंट तो एक स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट वो मेंशन कर दो रिपोर्ट के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, कुछ ऐसे 5 मैटर्स, ठीक है, कौन से मैटर्स जिसके ऊपर ना हमें पहले से अग्रीमेंट ले लेनी है थर्ड पार्टी से या अग्रीड अपॉन पार्टी से। पहला क्या था, नेचर ऑफ द एंगेजमेंट, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि भैया कहीं पे भी एंटिटी ना तो ऑडिट कर रही है ना तो रिव्यू कर रही है, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली देयर वुड बी नो अश्योरेंस एक्सप्रेस्ड, या फिर कोई ओपिनियन नहीं देगा, मॉडिफाइड बोलना रहा था, कोई भी ओपिनियन नहीं होएगा इसके अंदर ये एक्सप्रेस कहीं पे भी। फिर स्टेट दी पर्पस, जो स्टेटेड पर्पस है ऑफ द एंगेजमेंट वो समझ लो। फिर जिस डेटा पे ऊपर हमें प्रोसीजर्स लगाना है उस डेटा को आइडेंटिफाई तो करो, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें जो प्रोसीजर्स लगाने हैं उसका नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग के बारे में पता कर लो, और लिमिटेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं करनी है एंगेजमेंट, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे मैटर जो इंक्लूड करी जाएंगे एंगेजमेंट में, वो बेसिक बेसिक चीजें थी कि भाई लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होगी वो, ठीक है। दूसरी चीज हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। इसमें एक ही पॉइंट लिखा था लेकिन मैंने बोला था कि 2 पॉइंट है। क्या चीज? पहली बात कि इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज, मतलब क्लाइंट और फर्म, उसके लिए होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं की टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट लिखे होते हैं जो कंफ्यूजन होने से बचाती है, ठीक है। अब वो क्या क्या है? पहली भी चीज तो ये एक और चीज है कि वो कंफर्म करती है क्या चीज? अपॉइंटमेंट ऑफ द एंगेजमेंट। किस चीज का? ऑडिटर का, ठीक है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन देती है और मिस कम्युनिकेशन या कंफ्यूजन होने से बचाती है। किन चीजों के बारे में? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट या एक्सटेंट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। ये याद है कि अपॉन ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। फिर हमने प्रोसीजर्स पढ़े थे। ये पढ़ा था प्रोसीजर लगाएगा, एविडेंस लाएगा, उसी बेस पे रिपोर्ट बनाएगा, ये भी हो गया था, ठीक है। प्रोसीजर के बारे में पढ़ा। फिर अभी तो हमने रिपोर्टिंग वाला पढ़ा ही पढ़ा कि भैया उस चीज को डिस्क्राइब करो प्रॉपरली, पर्पस को और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर को इन सफिशिएंट डिटेल, अच्छी डिटेल के अंदर, ठीक है। ताकि क्या होगा, रीडर को ना वो चीज समझ आ जाए कि नेचर और एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स क्या है और उससे वो अपना कंफ्यूजन ड्रॉ कर ले, ठीक है। और रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि भैया ना तो ऑडिट हुआ है ना तो रिव्यू हुआ है, बस। ओके, अब हमें पढ़ना है क्या चीज? एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। बड़ा आसान है, लगता है डिफिकल्ट है और बहुत लेंदी चीज है, बट आपको सिर्फ दिमाग लगाना और बेसिक चीजें लिखनी है। यहाँ पे कहीं पे भी लैंग्वेज का गेम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कहीं पे भी लैंग्वेज का गेम नहीं है, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा तेज भी पढ़ेंगे इसको, और ये रीड करोगे ना जितनी बार उतनी बार आपको याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रिपोर्ट के अंदर हमेशा टाइटल तो होता ही होता है, और उसके बाद मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर ना एक टाइटल तो होता ही होता है। फिर एड्रेसी भी होता है कि भैया टाइटल है कि ये रिलेटेड सर्विस के ऊपर है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के ऊपर। फिर एड्रेसी कौन है? देखो ऑर्डिनरी थी ना, मतलब यूजुअली एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ये काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई और भी हो सकता है, तो अगर कोई और है तो आप उसके बारे में लिख दो। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो दूसरा चीज, हमें किसके ऊपर, किस डेटा के ऊपर ऑडिट करना है, जो ऊपर लिखा था ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोनों के ऊपर। जिसके ऊपर प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे, ठीक है। हमें सी पार्ट में वो ढूंढना है, और डी पार्ट में एक स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म वर दोज अग्रीड अपॉन विद द रिसिपिएंट। हमने ऊपर यार इतना बोल लिया, इतनी बात कर ली कि भैया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इतनी बार लिखा होगा कि जो प्रोसीजर लगाने वाले हैं ना, वो दोनों पार्टी अग्री करेगी, दोनों पार्टी का अग्रीमेंट होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो डिसाइडेड है। तो ए बी सी डी तो हो ही गया हमारा। क्या क्या? पहला चीज टाइटल एड्रेसी, टाइटल एड्रेसी सबके अंदर होगा, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हम प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं। अब प्रोसीजर्स की बात आती है, हमें प्रोसीजर की बात करनी है कि भैया ऐसे प्रोसीजर लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज की ना स्टेटमेंट ले लो कि भैया हमने तो अग्रीमेंट कर रखी है रिसिपिएंट के साथ कि ये प्रोसीजर्स लगेंगे, ओके। उसके बाद मैं बोलूंगा ई स्टेटमेंट को एक बार ही हटा सकते हो क्योंकि आपको लगेगा इसमें थोड़ी लैंग्वेज का पंगा है। तो देखो हमें सारे तो लिखने नहीं है, हमें 5-6 लिखने हैं। तो हम एफ पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस फॉर विच द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वर परफॉर्म। तो कुछ ऐसा पर्पस, ठीक है, जो था, मतलब मैंने बेसिकली बताऊं क्या किया है, मैंने कौन से अंडरलाइन करे हैं इसके अंदर, मैंने वही करे हैं जो हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं वो रिपोर्ट में हम तो लिखेंगे लिखेंगे यार, उस वजह से तो हम उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश करी है कि मैं वो पढ़ा दूं आपको जो हमने ऊपर पढ़ा था, कि लर्न करने में काफी आसानी हो। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द पर्पस फॉर विच द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वर परफॉर्म। यस, स्टेटेड पर्पस के बारे में जानना हो एंगेजमेंट के लिए क्यों हो रहा है, ठीक है, यही पढ़ा था, याद करो। स्टेटेड पर्पस दिख रहा होगा, ठीक है। तो हो गए हमारे 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या? टाइटल। दूसरा एड्रेसी, एड्रेसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है हमेशा, ठीक है, और यूजुअली होती है, अगर कोई और हो तो कोई बात नहीं। फिर सी हमने क्या पढ़ा था? सी हमने क्या पढ़ा था, याद करो। सी हमने ये पढ़ा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर हमारे प्रोसीजर लगेंगे। डी हमने क्या पढ़ा था? डी हमने ये पढ़ा था कि एक स्टेटमेंट कि भैया जो ये प्रोसीजर्स है ना, ये अग्रीड अपॉन हो रखे हैं किसके साथ? रिसिपिएंट के साथ। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस, ठीक है, उस पर्पस को आइडेंटिफाई करो जिसके लिए वो एंगेजमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर जो परफॉर्म करने वाले हैं उसकी लिस्ट,
एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर लिखा होता है और हम रिपोर्ट के अंदर भी बताते हैं कि हमने ये प्रोसीजर्स करे हैं और किस एक्सटेंट तक किए हैं, और हमने ऊपर लिखा था ना कि सफिशिएंट डिटेल के साथ हम बताते हैं कि भैया हमारा प्रोसीजर्स क्या थे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग इंक्लूडिंग द सफिशिएंट डिटेल्स ऑफ एरर एंड एक्सेप्शंस फाउंड। ये तो है ही यार, जो हमने फैक्चुअल फाइंडिंग करी है उसकी डिस्क्रिप्शन तो देंगे कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में। फिर अ स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर्स परफॉर्म डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट या फिर रिव्यू एज नो सच अश्योरेंस इज एक्सप्रेस। भाई इसको तो पढ़ के हम पागल हो गए हैं इस चीज को, तो ये तो सबसे ज्यादा बार रिपोर्ट के अंदर आ गया है, सबसे ज्यादा बार इस पूरे टॉपिक के अंदर आ गया है कि ये चीज है। फिर एक स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स एंड ऑडिट और रिव्यू अदर मैटर माइट हैव कम टू द लाइट दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड। ये बोल रहा है एक स्टेटमेंट हम ये भी बोल देंगे कि भैया अगर हैड द ऑडिटर, मतलब अगर ऑडिटर के पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती कि अगर वो एडिशनल प्रोसीजर्स लगा देता, ठीक है, किसकी तरह, ऑडिट या फिर रिव्यू की तरह, तो बहुत सारे मैटर्स होते वो और निकल के आते या और लोगों की नजरों में आते। लेकिन क्योंकि ये ऑडिट और रिव्यू नहीं था इसलिए उसने उतने प्रोसीजर्स लगाए नहीं। ठीक है, एक ये भी स्टेटमेंट है। ये बेसिकली ना एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपकी केस स्टडीज वगैरह आती है ना उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है वो पहचानने के लिए। यह स्टेटमेंट दैट हैड द ऑडिटर परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर्स एंड ऑडिट या फिर रिव्यू की तरह द अदर मैटर्स माइट हैव कम टू द लाइट दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड। अभी रिपोर्ट नहीं हुए क्योंकि हमने इतने प्रोसेस लगाए नहीं ऑडिट और रिव्यू की तरह। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्टीज दैट हैव अग्रीड अपॉन द प्रोसीजर्स टू परफॉर्म। ऑब्वियसली ऊपर पढ़ा ये भी हमने। फिर एक स्टेटमेंट, ये अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अ स्टेटमेंट व्हेन एप्लीकेबल that the report relates only to the elements, accounts या items या financial या non-financial information specified and that it does not extend to the entity's financial statement taken as a whole। अच्छा ये कब इंक्लूड करना है, ये ना तब इंक्लूड करना है जब हम ऊपर हमने पढ़ा था ना कि भैया ऊपर ले ही आता हूँ तुम्हें इजी रहेगा। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ये सब्जेक्ट ना क्या क्या इंक्लूड करेगा, ये सब्जेक्ट इंक्लूड करेगा किन किन चीजों को, स्पेसिफाई या स्पेसिफिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स या सेगमेंट्स या पार्ट और होल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक बोल रहा है कि अगर हम इन इन चक्रों में ये रिपोर्ट दे रहे हैं तो इसमें हमें बताना है ना कि हमने किसके ऊपर काम किया है, और हमें ये भी बताना है कि भैया ये होल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम नहीं किया हमने, हमने कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर काम किया है या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर काम किया है। तो ये ऊपर नीचे भी यही बोल रहा है कि अगर अगर आपने व्हेन एप्लीकेबल, अगर आपने ये चीज करी है जो दो ऊपर पॉइंट लिखे थे, अगर आपने उन चीजों के ऊपर काम किया है तो एक स्टेटमेंट भी डाल दो कि भैया जो रिपोर्ट है ना वो रिलेट करती है किन चीजों के ऊपर, वो रिलेट करती है ओनली द एलिमेंट्स या अकाउंट या फाइनेंशियल आइटम्स की जिसके ऊपर हमने ऑडिट करी है। ठीक है, अगर आपने एज अ होल किया है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, ये भी इजी था। ओके जी, फिर अच्छा ये तो हर के अंदर होता है, तो ये समझ लो टी ए मतलब टाइटल और एड्रेस ही वो सब रिपोर्ट के अंदर आएगा। बेसिक बेसिक चीजें भी सब रिपोर्ट में आएंगी। एक की स्टेटमेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो भी आएगी। वो भी आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर हम ना ये ना स्पेशल केसेस है काफी, तो स्पेशल केसेस में थोड़ा सा अलग होता है एमएच फॉर्मेट। पर डेट ऑफ द रिपोर्ट तो हमेशा ही आएगी, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर तो हमेशा ही आएंगे, ऑडिटर की सिग्नेचर तो हमेशा आएंगे अलॉन्ग विद द यूडीएन। करेक्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि डेट प्लेस और सिग्नेचर डीपीएस ये तो हर रिपोर्ट में आएंगे। क्या चीज, डीपीएस तो हर रिपोर्ट में आएंगे, और टीए भी हर रिपोर्ट में आएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हटाकर बल्कि हम ज्यादा स्टैंडर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विस के लिए, ये कहीं पे भी अश्योरेंस या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करी गई है, पर हम सभी को पता है कि भैया कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। तो एक बारी मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको ये ना पूरा एलिमेंट वाला जो पार्ट है ना ये लिखना चाहिए, लिख के रीड तो करना ही करना है। रीड का मतलब ये होता है कि भैया पढ़ा और हट गए, इसको रीड करो और एक बार लिख दो बस, फिर आपको वापसी ना रिविजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि आप वो क्वेश्चन भी करो, तो मैं फटाफट यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हाँ यहाँ से, ठीक है 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो जी। और ये हिंट दे रखा है इसके अंदर, तो अगर आप हिंट देखना चाहते हो आप हिंट भी देख सकते हो। ओके,
सो हमारा SRS 4400 कंप्लीट होता है इसी के साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको SRS 4410 के साथ, विच इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बेटर है उससे तो, और इसके अंदर काफी हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। आप देखोगे पूरा चार्ट वार्ट भी बना हुआ है अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा ना, ये कहूंगा लेंदी बना रखा है, तो इसको हम अच्छे से स्टाइल के साथ पढ़ेंगे, जिसके ऐसा लगे नहीं कि भी यार कि समझ नहीं आ रहा या डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बढ़िया रहो, तगड़े रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ओके, मिलते हैं, बाय बाय। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.